मेरा नाम नूर है। मेरे ताया का बेटा जो उम्र में मुझसे 6 साल बड़ा था। हम एक ही घर में रहते थे, मगर हमारी ना बनती थी। एक दिन जब मेरे रिश्ते वाले आए, उनके सामने जबरदस्ती मौलवी को बुलाकर निकाह पढ़वा लिया। ये सुन तो मैं वही बेहोश हो गई। जब होश आया तो तेरे संग यार आग किस नंबर 3 का दूसरा हिस्सा। रहीला बेगम ने हाले को बताए बगैर रिश्ते वाले को रिश्ता ढूंढने का कह दिया था, और कुछ ही दिनों में रिश्ते वाली ने ग्रीन सिग्नल दे भी दिया था। रहीला बेगम ने सैफ साहब और असमत बेगम से मशवरा करने के बाद इन्हें संडे को आने का बोल दिया था। हाले को एन संडे वाले दिन रहीला बेगम ने रिश्ते का बताया और तैयार होने को कहा था, जबकि हाले हैरान कितनी ही देर उनकी शक्ल देखती रही थी। फिर उसने रहीला बेगम को लाख मिन्नतें की, मगर उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उसे तैयार होने का आर्डर दिया था। सैफ साहब भी सुबह ही सब दुकान पर चले गए थे। सामा घर पर था, इसलिए वो दुकान पर चले गए थे, वरना इन्हें किसी ना किसी तरह मस्का लगाकर इस रिश्ते को रुकवा सकती थी, क्योंकि उसका कहना था कि यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद इस सब के बारे में सोचेगी। मगर हिला बेगम ठहरी माँ। उन्होंने अपनी मनवा के ही छोड़ी थी। रिश्ते वाले तकरीबन 10 बजे आए थे, और इससे पहले रहीला बेगम ने उसका ब्रेन अच्छी तरह वॉश कर दिया था। उसे अच्छी तरह समझाया था कि मानो के सामने क्या बोलना और क्या नहीं। उनकी सारी नसीहतों को उसने बनाते हुए सुना था। बाकी उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये सिर्फ वही जानती थी। मेहमानों में एक रिश्ता करवाने वाली औरत थी, और बाकी उसके साथ लड़के की माँ और 2 बहनें थीं। रेला बेगम और असमत बेगम ने उनकी अच्छी तरह इस्तकबाल किया, और उनके कुछ देर बैठने के बाद रेला बेगम के हुक्म के मुताबिक शर्मोहिया की देवी बनी हाले चाय लेके आई थी। ये है मेरी बेटी हाले, रेला बेगम ने उन औरतों को बताया, तो उन्होंने सर से पैर तक हाले का जायजा लिया। उनके अंदाज पे हाले ने दांत पीसे थे, मगर जल्द ही चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान सजा ली थी। वैसे करती क्या हो तुम? चाय सर्व करने के बाद हाले सोफे पर बैठी तो उनकी तरफ से पहला सवाल दागा गया था। जी पढ़ती हूँ, बीबीए कर रही हूँ। हाले ने एक नजर राहिला बेगम को देखते जवाब दिया था। वैसे इतने पढ़ने का क्या फायदा, शादी के बाद करनी तो घरदारी ही होती है, फिर इतने साल और पैसे क्यों बर्बाद करने। लड़के की माँ की बात पे हाले नागवारी से कुछ कहना चाहा, मगर हीरा बेगम ने उसका हाथ दबाते उसे चुप रहने का कहा था। चलो पढ़ाई तो कर ही रहो, इसके साथ और क्या कर लेती हो? बस सिलाई कढ़ाई या कुकिंग वगैरह। अगले सवाल पर हाले का पारा फिर से हाई हुआ था। जी पढ़ाई के अलावा जी मैं अपनी मामा के हाथ के पके लजीज पकवान खा लेती हूँ जी, और ड्रामे और मूवीज देख लेती हूँ। हाले ने आंखें पटपटाते इन्हें इन्हीं की अंदाज में डील करना शुरू किया था। उसके इस घोर अफसानी पे राहिला बेगम ने परेशानी से एक दफा फिर उसका हाथ दबाया था, मगर उसने सिरे से ही उसे नजरअंदाज कर दिया था। क्या मतलब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? लड़के की माँ ने तेवरी चढ़ाते सवाल किया, तो हारे ने निहायत मजूमे से नफी में सर हिलाया था। अगर कुछ आता ही नहीं तो तुम्हारी माँ को क्या पड़ी है तुम्हारी शादी करवाने की? पहले किरदारी तो सिखा लेती, फिर रिश्ते वाली को कहती। हमारा टाइम इतना फालतू नहीं के फोर लोगों के घर आकर जाया करें। लड़के की माँ के इस लहजे पे हारे समेत राहिला बेगम और असमा बेगम के चेहरों पर सुर्खी चमकी थी। आप लोग अपनी हद में रहें, आप यहाँ अपनी बहू की तलाश में आई हैं, ना काम वाली की। इससे पहले के हारे उन पर बढ़ती सामा की सर्द आवाज ड्राइंग रूम में गूंजी थी, जिसपे सबकी गर्दनें उसकी तरफ घूमी थी। रीना बेगम की आंखों में नमी देख के उसके गुस्से का ग्राफ बढ़ा था। सामा कब से लाउंज में बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो चाचा की गैर मौजूदगी में उन लोगों का जायजा लेना चाहता था कि वो कैसे लोग हैं। पहले तो उनके अजीबोगरीब सवालात पे उसे हैरानगी हुई थी, मगर उनकी आखिरी बात पे उसे शदीद तब चढ़ी थी, और खुद पे काबू ना पाते वो ड्राइनिंग अनवरद हुआ था। तुम कौन हो? लड़के की माँ ने बिगड़े तेवरों से सवाल किया था। इतना तो वो जानती थी कि वो हाली का भाई नहीं है, क्योंकि रिश्ते वाले ने इन्हें बताया था कि वो अपने माँ बाप की अकलौती बेटी है, और लड़की की बाप की अपनी निजाती कपड़ों की दुकान है। इसी लालच में वो यहाँ आई थी, मगर अपने मुंह से निकल चंद अल्फाज के वजह से वो गेम उलट चुकी थी। मैं जो भी हूँ, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप यहाँ लड़की देखने आई हैं, तो उसकी सीरत देखें, उसका चाल चलना कैसा है ये देखें, वो आपसे कैसे बात करती है ये देखें। बाकी चीजें तो सानवी है। समा का सर्द अंदाज पे उन सब की जुबान तालू से चिपकी थी, मगर हम सानवी चीजों पे फोकस करते हैं। लड़की की सीरत और किरदार कैसा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें इस बात से मतलब होता है कि वो गोरी है या काली है।
उसे क्या आता है क्या नहीं, उसके काम करने की कैपेसिटी कितनी है, जैसे वो कोई लड़की नहीं, कोई मशीन या दुकान में रखी हुई चीज है जिसे आप खरीद के ले जाना चाह रहे हैं। वो पल भर रुका था। लड़की ने सारी जिंदगी आप लोगों की ही खिदमत करनी होती है, आप लोगों को ही नित नए खाने बना के खिलाने होते हैं, तो इसमें क्या खर्च है कि वो ये सारे काम ससुराल में जाकर सीख ले। दुनिया की किस किताब में ही लिखा है कि लड़की को हर हुनर अपने माँ बाप के घर से ही सीख कर जाना चाहिए, या वो ससुराल जाके कुछ सीख नहीं सकती। सामा ने कुछ नकात उनके सामने रखे थे, मगर उनके चेहरों से ऐसा लग रहा था कि उन पे उन सारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला था। तुम जो इतनी बड़ी तकरीर कर रहे हो, अगर तुम्हारे नजदीक उन सबकी बातों की कोई अहमियत नहीं तो तुम ही इससे शादी कर लेते ना, क्योंकि हमें इतना तो पता है लड़की का कोई भाई नहीं। उनकी बात पे सामा का खुलता खून मजीद खोला था। अगर चाचा जान कहते तो कर भी लेता, कम से कम आप जैसे कमजोर लोग यहाँ तो ना बैठे होते। रीना बेगम और असमत बेगम ने कुछ हैरानगी से सामा को देखा था, जबकि हाले पूरा मुंह और पूरी आंखें खोलकर उसे देखा और दिल ही दिल में इस्तगफार किया था। जाओ मियाँ, अब बस अपना भरम रखने के लिए लंबी लंबी मत छोड़ो, उन्होंने जिस लहजे में कहा वो सामा को आग लगा गया था। उसने सेकंड्स में फोन निकाला और सैफसा का नंबर मिलाया था। इन खवातीन समेत उसके घर की खवातीन ने भी तज्जुब से उसे देखा था। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, आप एक निकाह हुआ और एक दो निकाह के साथ जल्दी घर आए। उसकी गैर मुतवक्का बात पे सबकी आंखें हैरानगी से बड़ी हुई थी, जबकि हाले का दिल किसी अनहोनी के तख्त बड़े जोर से धड़का था। क्या मतलब, क्या कह रहे हो सामा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ से सैफ साहब की हैरान परेशान सी आवाज आई थी, मतलब मैं आपको समझा दूंगा, बस आप वो कर दे जो मैंने कहा है। मगर सामा, उन्होंने कुछ कहना चाहा। आपको मुझ पे भरोसा है ना, उनकी बात मुकम्मल होने से पहले वो बीच में बोला था। हाँ, एक लफ्जी जवाब आया था। तो बस आप निकाह ख्वाह समेत जल्दी घर आए, इन्हें कह के मजीद कुछ कहे बगैर उसने कॉल कर दी और वहीं मौजूद एक कुर्सी खींच कर बैठ गया था। उसके तेवर देखकर उन औरतों ने वहां से खिसकना चाहा था। जहां बैठी है वहीं बैठी रहे। सामा की सख्त आवाज पे वो अपनी अपनी जगह साकत हो गई थी। कुछ ही देर में परेशान से सैफ साहब निकाह ख्वाह और गवाह समेत घर आए थे। इन्हें लाउंज में बैठा कि वो खुद डाइनिंग रूम में आए थे जहां सब बैठे थे। उनके कुछ भी पूछने से पहले सामा की आवाज गूंजी थी, जो सबको साकत कर गई थी। मैं हाले से निकाह करना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। ये वो अल्फाज जो सैफ साहब और हीला बेगम के सुनने में ठंड बन के उतरे थे, जबकि हाले के सर पर किसी बम की तरह फुटे थे। उसने फटी फटी आंखों से सामा को देखा था। वो तो ठीक है, मगर ये मेहमान और ये अचानक निकाह जल्दी खुशगवार। हैरत से निकलते सैफ साहब ने चेहरे पे उलझन लिए सवाल किया था, जिसके जवाब में सामा ने सारा किस्सा उनके गोश गुजार किया। जिस पे सैफ साहब ने भी उन खवातीन को नजरों से देखा तो वो अपनी जगह चोर सी बन गई थी। फिर सैफ साहब ने बिना किसी एतराज के उनके निकाह पढ़वाया था और उस सारे किस्से के दौरान हाले बस सकते की ही कैफियत में बैठी रही थी। निकाह के वक्त सैफ साहब ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसने नजरें उठाकर इन्हें देखा। उसकी निगाहों में वाज़ेह इल्तिजा देखते उसने बमुश्किल 3 दफा कबूल है कहा और दस्तखत कर दिए। निकाह होते ही हर तरफ मुबारक सलामत का शोर उठा था। ले मुंह मीठा करें और आइंदा अगर किसी कहीं रिश्ते ढूंढने जाए तो आज का वाकया जहन में जरूर रखिएगा, वरना ये ना हो कि आप यूं ही दूसरों की निगाहों में गवाह बनती रहे और आपका अपना बेटा कमवारा रह जाए। सामा किचन से जाकर केक लाया और उन खवातीन के सामने करते जिस अंदाज से कहा, वो अपनी जगह शर्मिंदा होकर रह गई और बगैर केक को देखे वो एक सेकंड में वहां से गायब हुई थी। उनके जाते कब से बुत बनी हाले भी हरकत हुई थी। मेरा निकाह इस खड़ूस से, वो धीमे से बड़बड़ाई और एक तरफ को लुढ़क गई। सब परेशानी से उसकी तरफ बढ़े, जबकि सामा एक नजर उसे देखने के बाद निकाह ख्वाह और गवाहों को लेके वहां से निकल गया था। जारी है।